हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज और आज मैं ट्यूटोरियल नंबर 3 को डिस्कस करने वाला हूं। और ट्यूटोरियल 1 और 2 की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ट्यूटोरियल नंबर 1 और ट्यूटोरियल नंबर 2 देख लीजिए। ठीक है, और देखो कि आज ट्यूटोरियल नंबर 3 होने के बाद आपका 80% सिलेबस आपका कवर हो रहा है जो टेक्निकल का, और ट्यूटोरियल नंबर 4 में हम 20% सिलेबस कवर कर देंगे। ठीक है, और बाकी और हम एक गुप्ता बुक से जो टेक्निकल का हम रिवीजन करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव हम उसके ओवरलुक करेंगे। ठीक है, एक वीडियो हम लेंगे पूरे जो जितने भी उसके 200 जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है वो हम पूरे एक वीडियो में पूरे कवर कर देंगे, सिर्फ ओवरलुक करेंगे। ठीक है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कि इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आज 3 फेज डायग्राम, व्हाट इज द परमेबिलिटी एंड व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द परमेबिलिटी, डार्सीज लॉ ऑफ द परमेबिलिटी एंड उसके लिमिटेशन, देन कोएफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी, देन डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय पिक्नोमीटर, देन टाइप्स ऑफ द टेस्ट ऑफ द shear strength of the soil, different type of the soil, मोहर सर्कल, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट, ये पेज नंबर है। ठीक है, देन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये जो पोर्शन है वो मैं ट्यूटोरियल 4 में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो कि आज हम ट्यूटोरियल में 10 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। ठीक है, प्लीज़ स्किप ना करें, प्लीज़ सभी जो पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखो कि हमारा जो सिलेबस है वो ये ट्यूटोरियल नंबर 3 में कवर हो रहा है, इतना सिलेबस। और इतना सिलेबस जो है वो हमने ट्यूटोरियल 1 और पीडीएफ में पीडब्ल्यूडी के पेपर में हमने डिस्कस किया था, और जो कुछ अनशेडेड वाले पोर्शंस है वो हम ट्यूटोरियल नंबर 4 में ले लेंगे। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो टेक्निकल का सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 3 फेज डायग्राम। ठीक है, तो 3 फेज डायग्राम क्या होता है? देखो कि 3 फेज डायग्राम में क्या होता है कि देखो कि ऐसा ही का क्या एक सॉइल का सैंपल है, दिस इज़ अ नेचुरल सॉइल। इस नेचुरल सॉइल में क्या क्या है कि नेचुरल सॉइल में सॉइल भी है। ठीक है, देन इसमें एयर भी होता है, देन इसमें क्या होता है वाटर भी क्या होता है अवेलेबल होता है। तो देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि पूरा एयर, सॉइल एंड वाटर इसमें क्या है प्रेजेंट है। दिस आर द 3 कंस्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल सैंपल एंड दे आर ब्लेंडेड टुगेदर। वो क्या है ब्लेंडेड टुगेदर है और एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सॉइल। ठीक है, तो देखो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखो कि पहला है कि पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, आप लिख लीजिए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल लिख लिया। देन सेकंड आप लिख लीजिए कि ड्राई कंडीशन वाला सॉइल। ठीक है, ड्राई कंडीशन सॉइल। और देन लास्ट है थर्ड है आपका सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, इतना लिख लिया। तो हम पहले डिस्कस करेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि एक ऐसा सॉइल का फेज है, ऐसा सॉइल का सैंपल है, उसमें वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो वो कौन सी सॉइल होगी। ठीक है, या एयर प्रेजेंट है, सॉलिड सॉइल है, तो कौन सी टाइप की सॉइल होगी। तो ये आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के बारे में। ठीक है, देखो कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के बारे में हम देखेंगे कि पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन की सॉइल क्या होती है। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले कैसे डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले स्टेट में है हमारा एयर। ठीक है, इस एयर यहाँ पे प्रेजेंट है। देन सेकंड में क्या है वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड में क्या है वाटर प्रेजेंट है, और लास्ट में है आपका सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, दिस आर द 3 कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, वो क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स मटेरियल फॉर्म कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फेज डायग्राम। तो देखो कि इसमें एयर है, इसमें वाटर है, और इसमें क्या है सॉलिड है। जिस सॉइल में तीनों भी
कंडीशन क्या रहती है, सॉरी तीनों भी कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, और इसमें इस सॉइल में जो कुछ भी वॉइड्स रहते हैं वो कौन फिल करता है, जो ये सॉइल में जो वॉइड्स रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल मास में, वो हम फिल करते हैं बाय वाटर एंड एयर से। ठीक है, वाटर एंड एयर से क्या करते हैं, फिल करते हैं। जो भी सॉइल में जो भी वॉइड्स होते हैं वो फिल करते हैं एयर के द्वारा और वाटर के द्वारा। तो हमको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार, हाँ सॉरी, हाँ, तो आप यहाँ पे देखो कि हमने ऐसा डायग्राम निकाला था। तो यहाँ पे जो एयर था हमारा, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, देन है वॉल्यूम ऑफ द वाटर, देन है वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड। ठीक है, देन हम करेंगे यहाँ से कि वेट ऑफ एयर, देन यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका वेट ऑफ द वाटर, और यहाँ से आपका हो गया वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। ठीक है, जो कुछ भी प्रेजेंट होते हैं वॉइड्स सॉइल में, वो फिलअप कौन करता है, एयर एंड वाटर फिलअप करता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या रहेगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर रहेगा। ठीक है, ये समझ गए आपको। देन हाँ, देन ठीक है, देन आपका ये होगा आपका यहाँ पे टोटल W। ठीक है, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो आपको सिंपली यही ध्यान में रखना है कि पार्शियली सैचुरेटेड जो यानी पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में जो वॉइड्स रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके लिए। देन है सेकंड है आपका ड्राई कंडीशन। ठीक है, तो ड्राई कंडीशन में क्या होता है कि ड्राई कंडीशन में होता है, जिससे सॉइल का सैंपल है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे सॉइल का सैंपल, मैं सॉइल का सैंपल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका सॉइल का सैंपल। इस सॉइल के सैंपल में दोनों ही कंडीशन प्रेजेंट होते हैं, ओनली एयर प्रेजेंट होता है, ये हो गया आपका एयर, और इसमें है आपका सॉलिड। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं सॉइल बोलते हैं। ठीक है, यानी जो कुछ भी सॉइल में जो कुछ भी वॉइड्स होते हैं वो फिलअप कौन करता है, ओनली एयर फिलअप करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ड्राई कंडीशन के लिए। ठीक है, देन है लास्ट है आपका सैचुरेटेड कंडीशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड कंडीशन। तो देखो कि सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है कि दिस इज द सॉइल सैंपल, इस सॉइल सैंपल में वाटर प्रेजेंट है, इस सॉइल सैंपल में वाटर प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे वाटर बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे सॉलिड बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे। ठीक है, तो जो कुछ भी सॉइल में वॉइड्स होते हैं प्रेजेंट, वो फिलअप कौन करता है, वाटर फिलअप करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो होते हैं वो फिलअप कौन कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिलअप कर रहा है। ठीक है, ये साइड में क्या होता है, वेट होता है, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, बस आपको इतनी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या समझे कि थ्री फेज डायग्राम में आपने अभी क्या पढ़ा कि थ्री फेज डायग्राम में थ्री कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, सेकंड है आपकी ड्राई कंडीशन, देन है आपकी लास्ट है आपकी सैचुरेटेड कंडीशन। मोस्ट प्रोबेबली पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन और सैचुरेटेड कंडीशन ही पूछा जाता है। ठीक है, पिछली बार SSC JEE में पूछा गया था इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में क्या प्रेजेंट होता है, एयर, वाटर एंड सॉलिड। ठीक है, एयर, वाटर एंड सॉलिड प्रेजेंट होता है। देन ड्राई कंडीशन में क्या होता है, एयर एंड सॉलिड प्रेजेंट होता है। देन सैचुरेटेड कंडीशन में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर एंड सॉलिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीनों कंडीशन में सॉइल है। तो एयर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है प्रेजेंट, वो कौन फिलअप करता है, एयर एंड वाटर। पार्शियल सैचुरेटेड कंडीशन में इसमें एयर फिल कर रहा है ड्राई कंडीशन में, और इसमें वाटर फिल कर रहा है सैचुरेटेड कंडीशन में। बस आपको इतना ही, तीनों ही कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है,
देन हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका परमेबिलिटी, ठीक है। तो व्हाट इज़ द परमेबिलिटी, क्या होता है? तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हाट इज़ द परमेबिलिटी। तो इसको देखो कि डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परमेबिलिटी यानी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सॉइल बना लेता हूँ, ठीक है। ये होगी आपकी सॉइल, ठीक है, ये होगी आपकी सॉइल। देन यहाँ पे क्या होता है कि इस सॉइल में क्या है, इसके पार्टिकल्स है, ठीक है। इसकी ये हो गए आपके सॉइल के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि ये वाटर क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी वाटर क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यानी परमेबिलिटी यानी कि क्या होता है कि सिंपल है कि एक सॉइल की प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी की, ठीक है। परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच परमिट्स द वाटर, ये क्या कर रहा है, वाटर को क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है, ठीक है। वो बहने दे रहा है वाटर को, ठीक है, टू पर्कुलेट थ्रू इट। इसको ये क्या हो रहा है, पर्कुलेट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। तो देखो कि परवियस सॉइल में क्या होता है कि परवियस सॉइल में क्या होता है कि वाटर क्या होता है, फ्लो होता है इजीली, ठीक है, फ्लो होता है इजीली। तो इसमें क्या है, परमेबिलिटी क्या है, हाई। देखो कभी कभी पूछा जा सकता है कि परवियस सॉइल में परमेबिलिटी हाई होती है क्या लो होती है, क्योंकि परवियस सॉइल में वाटर क्या होता है, इजीली क्या होता है, फ्लो होता है। तो इसमें तो इस कंडीशन में परमेबिलिटी क्या होगी, हाई रहेगी। देन इम्परवियस सॉइल के कंडीशन में, इम्परवियस सॉइल के कंडीशन में जो वाटर जो होता है वो फ्लो होता है वेरी लो, ठीक है। तो इसमें परमेबिलिटी क्या रहेगी, लो रहेगी इम्परवियस सॉइल के कंडीशन में, ठीक है। समझो आपको परवियस सॉइल में हाई रहेगी, इम्परवियस सॉइल में लो रहेगी परमेबिलिटी, ठीक है। समझ गया इतना, बस इतना ही आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द परमेबिलिटी, ठीक है। वाटर को पास करना सॉइल के पार्टिकल में से, ठीक है, उसको बहने देना, इसको बोलते हैं हम परमेबिलिटी, ठीक है। देन व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमेबिलिटी, ठीक है। तो आपको फैक्टर भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि वो परमेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। आपको ऑब्जेक्ट में दिया रहेगा, सपोज कि यानी कुछ भी आपको दिया रहता और आपको उसमें से फैक्टर्स को, करेक्ट फैक्टर को चूज़ करना पड़ता, ठीक है। तो हमको फैक्टर पता होना चाहिए। तो चलो हम फैक्टर को देखते हैं। देन है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेन साइज, ठीक है, ग्रेन साइज। तो पहला फैक्टर है कि ग्रेन साइज। तो देखो कि ग्रेन साइज में क्या होता है कि देखो कि जब कोर्स ग्रेन सॉइल होता है एंड फाइन ग्रेन सॉइल होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो कंडीशन मैंने यहाँ पे रखी कि पहला है कोर्स ग्रेन सॉइल, देन सेकंड है आपका फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, देन है आपका फाइन ग्रेन सॉइल। तो देखो कि कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होता है कि वेरी लार्ज पार्टिकल होने की वजह से इसमें जो परमेबिलिटी रहती है वो रहती है हाई, ठीक है। और इस फाइन ग्रेन सॉइल में इसका शेप ऑफ द साइज छोटा है, तो इसमें क्या रहेगी, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल क्या रहेगी, लो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है कि द परमेबिलिटी ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द फाइन ग्रेन सॉइल। बस आपको इतना ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका फैक्टर है वॉइड रेशो। नेक्स्ट फैक्टर आपका वॉइड रेशो। तो देखो कि वॉइड रेशो में आपको सिंपली ग्राफ को ध्यान में रखना है, कभी कभी ग्राफ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो कि एक ग्राफ है ऐसा वॉइड रेशो का, यहाँ पे लिखते हैं परमेबिलिटी को हम मेंशन करते हैं कैपिटल के से। देन यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 1 प्लस ई एंड ई क्यूब बाय 1 प्लस ई, ठीक है। तो ये जो पहली लाइन थी ये होगी आपकी ई स्क्वायर की, देन ये सेकंड लाइन होगी आपकी ई स्क्वायर बाय 1 प्लस ई की, और ये थर्ड लाइन होगी आपकी ई क्यूब बाय 1 प्लस ई की। बस आपको इतना ही कंसेप्ट ध्यान में रखना, इतना ही आपको डायग्राम इस वर्ड रेशो में ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें क्योंकि वेरिएशन आता है परमेबिलिटी में, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट है फैक्टर आपका कि एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्ब वाटर है आपका नेक्स्ट फैक्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कि शेप ऑफ द पार्टिकल, शेप ऑफ पार्टिकल। तो देखो कि शेप ऑफ पार्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शेप ऑफ पार्टिकल लिख लिया आपने, शेप ऑफ पार्टिकल। तो देखो कि शेप ऑफ पार्टिकल में क्या आपको ध्यान में रखना है कि जो परमेबिलिटी जो होती है सॉइल की वो डिपेंड करती है उसके शेप ऑफ द पार्टिकल के ऊपर, कि पार्टिकल का शेप कैसा है,
कि देखो कि दो टाइप के शेप होते हैं। पहला है एंगुलर पार्टिकल और दूसरा है राउंडेड पार्टिकल, ठीक है, सॉइल की कंडीशन में। देखो कि एंगुलर पार्टिकल और राउंडेड पार्टिकल में क्या फ़र्क है कि एंगुलर पार्टिकल में जो परमेबिलिटी होती है वो होती है लेस, ठीक है, लेस परमेबिलिटी होती है, और राउंडेड पार्टिकल के कंडीशन में जो परमेबिलिटी होती है वो होती है लार्ज होती है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगुलर पार्टिकल हैव द ग्रेटर स्पेसिफिक एरिया, क्योंकि जो एंगुलर पार्टिकल में क्या होता है कि ग्रेटर सरफेस ऑफ एरिया होता है, इसमें सरफेस ऑफ एरिया ज़्यादा होता है दैन द राउंडेड पार्टिकल्स के सरफेस पे। देखो कि आपको क्या समझा कि एंगुलर पार्टिकल्स हैव द ग्रेटर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द विद द राउंडेड पार्टिकल, बस आपको इतने ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट है आपका फैक्टर है इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, ठीक है, कितना था आपका 5वां पॉइंट था, ठीक है, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ रहेंगी उतनी ज़्यादा उसकी परमेबिलिटी क्या रहेंगी, कम रहेगी। देन है एनट्रैप्ड एयर इज द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, एनट्रैप्ड एयर है। देन है आपका 7 नंबर का है प्रॉपर्टीज ऑफ द पोर फ्लूइड, ठीक है, बस आपको इतने कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, बस, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ये आपका ये होगा परमेबिलिटी ऑफ द फैक्टर। देखो कि कोएफिशिएंट ऑफ दी परमेबिलिटी में आपको बता देता कि क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ दी परमेबिलिटी, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ दी परमेबिलिटी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कि द कोएफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो विच वुड ऑकर द अंडर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। इसका जो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है Q इंटू एल डिवाइडेड बाय T इंटू H इंटू कैपिटल A, ठीक है। तो आपका Q हो गया आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टाइम हो गया आपका T, ठीक है। L इज द लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है, लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल स्पेसिमन, और H हो गया आपका फ्लो हेड होगा, ठीक है, विच इज मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। देन ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल, सॉइल स्पेसिमन, ठीक है, बस आपको इतने ही फार्मूला ध्यान रखना है। तो क्या होगा आपका फार्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी के लिए Q इंटू एल डिवाइडेड बाय T इंटू H इंटू A, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी का फार्मूला, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, नेक्स्ट आपका कि डार्सीज लॉ ऑफ द परमेबिलिटी क्या होता है, उसकी और लिमिटेशन क्या है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कि डार्सीज लॉ क्या बोलता है, ठीक है। तो डार्सीज लॉ ऑफ द परमेबिलिटी, डार्सीज लॉ क्या है, ठीक है, डार्सीज लॉ यानी आपको सिर्फ आपको एक ही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो डिस्चार्ज जो होता है, ठीक है, जो डिस्चार्ज जो होता है पर यूनिट टाइम का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, बस आपको इतने ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, KI इंटू A होगा, ठीक है, I इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, A इज द एरिया टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल मास एंड इज द डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम होगा आपका, ठीक है। बस आपको इतने ध्यान रखना है, Q इज इक्वल टू KIA, और डिस्चार्ज यानी क्या होता है कि वेलोसिटी इंटू एरिया होता है, तो हम इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू Q बाय A, देन Q बाय A इक्वल्स टू K इंटू I। बस आपको सिंपल ऐसे फार्मूला ध्यान में रखना है, यानी आपको डार्सीज लॉ का फार्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। देन हम इसके देखेंगे लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो देखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी लिमिटेशन, कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि लिमिटेशन, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिमिटेशन, आपके IMP कर लीजिए आप यहाँ पे, लिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए कि उसके लिमिटेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लिमिटेशन है यहाँ डार्सीज लॉ का, कि जो डार्सीज लॉ होता है इट इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, ये ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, ये ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए वैलिड नहीं है। देन सेकेंड है इसका लिमिटेशन कि इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द क्ले, देन सिल्ट,
देन फाइन सैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो डार्सीज लॉ है वो वैलिड होता है ओनली द क्ले, सिल्ट एंड द फाइन सैंड। देन थर्ड है आपका कि जो डार्सीज लॉ होता है इट इज़ नॉट वैलिड फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए वैलिड नहीं है, एज एक्सट्रीमली द फाइन सॉइल। ठीक है, यानी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी क्या है, वैलिड नहीं है, ओनली फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। देन नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन, फोर्थ लिमिटेशन है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, देन फिफ्थ है आपका कि डार्सीज लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डार्सीज लॉ इज़ वैलिड इफ़ द फ्लो थ्रू द सॉइल इज़ लैमिनर। जब लैमिनर फ्लो होता है तभी क्या होता है, डार्सीज लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखो कि लैमिनर फ्लो जब होता है तभी डार्सीज लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखो कि लैमिनर फ्लो यानी क्या होता है। देखो कि लैमिनर फ्लो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। कि देखो कि लैमिनर फ्लो यानी क्या होता है कि ऐसे वाटर के पार्टिकल्स ये क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं एट अ डिफाइनेड पाथ, एक ही पाथ में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और एक पार्टिकल क्या है, एक में से क्या है, पैरेलल होते हैं। इसको बोलते हैं लैमिनर फ्लो, यानी एक जैसी वो क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ना ही किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो सिंपली क्या कर रहे हैं, वो एक ही पाथ में से जा रहे हैं। ठीक है, एक ही फ्लो में जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो। ठीक है, आ गया ध्यान में। देन नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो देखो कि पिक्नोमीटर क्या होता है। ठीक है, देखो कि पिक्नोमीटर, और ये जो पिक्नोमीटर से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो कि ऐसा एक एपरेटस होता है, मैं यहाँ पे एपरेटस बना लेता हूँ, सॉरी मैं पूरा बना लेता हूँ। देखो कि एक ऐसा एक एपरेटस है इसका, पिक्नोमीटर का। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैसे एपरेटस बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो होल होता है, ये होल होता है 6 mm का होल होता है। ठीक है, 6 mm डायमीटर का होल होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रास कोनिकल कैप। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रास कोनिकल कैप। ये सभी को आपको पता है, आपके पॉलिटेक्निक में हो गया है। ठीक है, देन यहाँ पे स्क्रूइंग होती है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं इसमें। ठीक है, तो देखो कि मैं सिंपली आपको बता देता कि पिक्नोमीटर कैसे। देखो कि सबसे पहले हम एम्प्टी पिक्नोमीटर लेंगे। ठीक है, एम्प्टी पिक्नोमीटर लिया मैंने, उसका वेट ले लिया। ठीक है, सब साफ गिफ्ट करके अच्छे से उसका मैं वेट ले लिया। देन यानी मैं आपको आखिरी में क्या बताऊंगा, उसका फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा आपका एम्प्टी पिक्नोमीटर। देन हम पिक्नोमीटर में क्या लेंगे, सॉइल लेंगे, आधी हाफ क्या लेंगे, हम सॉइल लेंगे। इसमें क्या है, सॉइल है, ये हो गया आपका वेट 2, फिर इसका हम वेट ले लेंगे। देन सेम पिक्नोमीटर में हम क्या करेंगे, वाटर एंड सॉइल लेंगे। ठीक है, हाफ कंटेंट ऑफ वाटर एंड हाफ ऑफ द सॉइल लेंगे, उसका हम वेट ले लेंगे, W3 होगा। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, पिक्नोमीटर में फुल्ली क्या लेंगे, वाटर ले लेंगे। ठीक है, फुल यानी जब तक ये पूरा भरता नहीं तब तक, और उसमें से एंट्रैप्ड एयर निकालने के लिए हम उसको शेक करेंगे, और जो भी कुछ पोर्शन बचता है फिलअप करने के लिए तो हम वो ड्रॉपर होता है, उससे हम क्या करेंगे, इस पिक्नोमीटर को फिल करेंगे। ठीक है, उसका हम वेट लेंगे W4 पूरा साफ करके आजू बाजू से पूरा। ठीक है, ये हो गया आपका W1, W2, W3, W4। ठीक है, तो W1 में आपका एम्प्टी कंटेनर है, W2 में क्या है, ओनली सॉइल है, हाफ सॉइल है, W3 में वाटर प्लस सॉइल है। ठीक है, और W4 में ओनली वाटर है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो देखो कि इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला कैसा है। ठीक है, आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। कभी कभी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो कभी कभी आपको पिक्नोमीटर का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलो फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा आपका स्पेसिफिक पिक्नोमीटर से हम क्या निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। तो देखो कि जो फार्मूला रहेगा आपका यहाँ पे कैसा रहेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसको हम G से डिनोट करते हैं। देन आपका W2 माइनस W1। ठीक है, W2 माइनस W1। देखो कि अभी PWD के एग्ज़ाम में मैंने 53 या 54 क्वेश्चन था, या लास्ट यानी मेरे को याद नहीं आ रहा, 60 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें आपको स्पेसिफिक यानी एक ऑब्जेक्टिव दिया था कि इतना कंटेंट ऑफ वाटर, यानी
हाँ उस सैंड के प्रोपोर्शन में, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी थी, तो आपको W2 दिया था, W1 दिया था, W3 W4 सब की वैल्यू दी थी, आपको सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना था। तो इसलिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। W2 माइनस W1 देन है W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, ठीक है। W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, देन W3 माइनस W4, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला बाय पिक्नोमीटर के द्वारा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो देखो कि यहाँ पे दिया है कि टाइप्स ऑफ द टेस्ट फॉर शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल यानी क्या होता है, यानी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल क्या होता है, ठीक है। तो देखो कि जो शियर स्ट्रेसेस होते हैं डेवलप होते हैं ऑन द सॉइल के ऊपर, ये है आपकी सॉइल, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि शियर स्ट्रेसेस क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेसेस पे डेवलप हो रहे हैं व्हेन द सॉइल इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, ठीक है। जब सॉइल क्या होती है, सब्जेक्ट होती है डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में, तब ये क्या होता है, उसमें शियर स्ट्रेसेस क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। although the shear stresses may also develop when the soil is subject to direct tension, ठीक है। तो देखो कि डायरेक्ट टेंशन से भी क्या होता है, शियर स्ट्रेसेस क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि कॉम्प्रेशन के वजह से भी शियर स्ट्रेस डेवलप होता है और टेंशन के वजह से भी शियर स्ट्रेसेस क्या होता है, डेवलप होता है सॉइल में, ठीक है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है चीज़, जो सॉइल जो होती है इन द केस वो फेल्स होती है इन टेंशन में, ठीक है। टेंशन में क्या होती है, फेल्स होती है सॉइल एंड डज नॉट फेल्स इन शियर, ठीक है। वो शियर में क्या होता, वो शियर में फेल्स नहीं होती। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सॉइल इन दिस केस फेल्स इन टेंशन नॉट इन शियर, ठीक है। ये बात आगे आपको समझ आ गई बात। देन है टाइप्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। सॉरी, टाइप्स ऑफ द टेस्ट फॉर शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ द टेस्ट है कि जो कंडक्ट किए जाते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल को निकालने के लिए। तो पहला आपका टेस्ट है वो है डायरेक्ट शियर टेस्ट, ठीक है। कभी कभी आपको टेस्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए सॉइल की। तो पहला है डायरेक्ट शियर टेस्ट, ठीक है। पहला है डायरेक्ट शियर टेस्ट। देन है सेकंड है आपका ट्राइएक्सियल कॉम्प्रेशन टेस्ट, ट्राइएक्सियल कॉम्प्रेशन टेस्ट, ठीक है, ट्राइएक्सियल कॉम्प्रेशन टेस्ट। देन थर्ड है आपका अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट आप वो लिख लीजिए, ठीक है। देन है लास्ट है आपका शियर टेस्ट, फोर्थ नंबर वाला आपका शियर वेन टेस्ट, इसको बोलते हैं हम शियर वेन टेस्ट, ठीक है। बस आपको इतने टेस्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो कि मैंने ट्यूटोरियल 1 में आपको बताया था कि मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, यूयू की, देन है सीयू की, और एक लास्ट थी आपकी सीडी की, ठीक है। कि देखो कि ये जो ड्रेनेज कंडीशन है ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के ऊपर, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यूयू एन ए होता है अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन, ठीक है। आप ये लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले यूयू के बारे में, ठीक है। यूयू यानी में होता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन। को देखो कि इस कंडीशन में आपको देखो कि ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है कि यूयू कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। देखो कि इसमें नो ड्रेनेज परमिटेड ड्यूरिंग द कंसोलिडेटेड स्टेज, इसमें ड्रेनेज परमिट नहीं होते। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि नो ड्रेनेज इज परमिटेड ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन स्टेज, कि कंसोलिडेशन स्टेज जब होती है इसमें कोई भी ड्रेनेज नहीं होता, ठीक है। देन सेकंड आपको ध्यान में रखना है कि दिस टेस्ट कैन बी कंडक्ट क्विकली इन फ्यू मिनट्स। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या क्विकली होती है इन फ्यू मिनट्स में। इसको हम मेंशन करते हैं यूयू टेस्ट से, हम इसको यूयू से एक्सप्रेस करते हैं और इसको हम क्विक टेस्ट भी बोलते हैं और इसको कैपिटल क्यू भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्यू टेस्ट कौन सी है। तो यूयू एन ए होता है
अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन में आपका क्विक टेस्ट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, इसमें पहला पॉइंट हो गया आपका कि इसमें नो ड्रेनेज परमिटेड ड्यूरिंग द कंसोलिडेटेड स्टेज। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है आपका कि दिस टेस्ट कैन बी कंडक्ट क्विकली इन फ्यू मिनट। ठीक है, इसको हम क्विकली बोलते हैं। और नंबर थर्ड इसको हम बोलते हैं यूयू टेस्ट बोलते हैं, और इसको क्यूब टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको क्यू से भी मेंशन करते हैं। बस आपको इतने 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। देन सेकंड है आपका CU कंडीशन। ठीक है, तो वो CU कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसमें भी क्या कंडीशंस है। देखो कि फर्स्ट स्टेज में हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे आप लिख लीजिए कि फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे आप लिख लीजिए फर्स्ट स्टेज। देखो कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ड्रेनेज को क्या किया जाता है, परमिट किया जाता है अंटिल द कंसोलिडेट इज कंप्लीट। जब तक कंसोलिडेट कंप्लीट नहीं होता तब तक ये ड्रेनेज को परमिट करता रहता है। ठीक है, देन सेकंड स्टेज आपको लिखनी है। सेकंड पॉइंट में है आपका सेकंड स्टेज में क्या होता है कि व्हेन द स्पेसिमन इज शीयर्ड नो ड्रेनेज इज परमिटेड। ठीक है, जब तक स्पेसिमन क्या नहीं होता, शेयर नहीं होता, तो उसमें नो ड्रेनेज इज परमिटेड, उसमें ड्रेनेज क्या होती है, परमिट नहीं होती। देन है आपका लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है CU टेस्ट। ये सब कंसोलिडेट अनड्रेन कंडीशन को हम CU से, कंसोलिडेट अनड्रेन कंडीशन को हम CU से मेंशन करते हैं, और इसको हम बोलते हैं R टेस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, R टेस्ट बोलते हैं, इसको हम फॉल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्टेज में आपको ध्यान में रखना है कि ड्रेनेज इज परमिटेड अंटिल द कंसोलिडेट इज कंप्लीटेड। एंड सेकंड स्टेज में आपको ध्यान में रखना है, इसमें देखो कि फर्स्ट स्टेज होता है और बाद में सेकंड स्टेज होता है। तो देखो कि व्हेन द स्पेसिमन इज शीयर्ड नो ड्रेनेज इज परमिटेड, आपका ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। और आपका थर्ड पॉइंट इसको हम मेंशन करते हैं CU टेस्ट से, और इसको हम R टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको हम फॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। बस आपको इतने तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है CU के लिए। CU यानी होता है अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन। आ गया समझ में। देन है लास्ट है आपका और थर्ड नंबर का है आपका CD हमको बोलते हैं, CD को हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड ड्रेनेज कंडीशन। ठीक है, कंसोलिडेटेड ड्रेनेज कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कि इसमें पहला पॉइंट क्या है कि द ड्रेनेज ऑफ द स्पेसिमन इज परमिटेड। इसमें क्या होता है, जो स्पेसिमन में जो ड्रेनेज होता है वो परमिट किया जाता है इन बोथ द स्टेजेज। जो मैंने अभी बताया था ना आपको, फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है कंसोलिडेट में। तो वैसा ही क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों स्टेज में क्या होता है, परमिट किया जाता है, वाटर को परमिट किया जाता है। ठीक है, थ्रू द स्पेसिमन। देन सेकंड है कि एक्सेस पोर वाटर इज 0। इसमें जो एक्सेस ऑफ दी जो पोर वाटर होता है वो होता है 0। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि एक्सेस जो पोर वाटर होता है वो होता है 0। और नंबर थर्ड है आपका पॉइंट इसमें कि CD टेस्ट, हम इसको CD से मेंशन करते हैं। CD यानी कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन। ठीक है, और ये जो टेस्ट होती है, ये टेस्ट होती है स्लो टेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्लो टेस्ट बोलते हैं, और इसको हम S टेस्ट से ही मेंशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्लो टेस्ट यानी कौन सी टेस्ट होता है, फास्ट टेस्ट यानी कौन सी टेस्ट होता है। ठीक है, तो देखो कि हमने देखा यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे UU टेस्ट। ठीक है, देन हमने देखा CU टेस्ट, CU कंडीशन, देन हमने देखा CD कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि UU में हमने UU यानी क्या होता है कि अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन होता है। ये टेस्ट क्या होती है, क्विक टेस्ट होती है, इसको हम Q से मेंशन करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ड्रेनेज परमिट नहीं होता। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका कंप्लीट। देन है आपका CU टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन। इसको हम R टेस्ट से मेंशन करते हैं, और इसको हम फॉल्स टेस्ट भी बोलते हैं, फॉल्स। ठीक है, देन ये जो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ड्रेनेज को परमिट किया जाता है, और सेकंड स्टेज में ड्रेनेज को परमिट नहीं किया जाता। इसमें स्पेसिमन, इसमें ड्रेनेज नहीं होता। देन CD टेस्ट में क्या होता है कि CD को हम बोलते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड ड्रेनेज कंडीशन। इसमें क्या होता है कि ये जो टेस्ट है ये टेस्ट स्लो टेस्ट है। ठीक है, ये टेस्ट क्या है, स्लो टेस्ट है। इसको हम S टेस्ट से भी मेंशन करते हैं। ठीक है, इसमें एक्सेस पोर ऑफ द वाटर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड स्टेज में, सॉरी दोनों स्टेज में क्या होता है, सॉइल जो
ऑर्डर क्या होता है वो क्या है, परमिट होता है। बस आपको इतने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों कंडीशन, ठीक है। आ गया समझ में सभी को, ठीक है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। यहाँ पे देखो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल यहाँ पे दी है, ठीक है। आपको अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में कौन कौन से टाइप के सॉइल है, ठीक है। सबसे पहले हम टाइप्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका टाइप है कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोहेजन लेस सॉइल। देन सेकंड है पुअरली कोहेजिव सॉइल, ठीक है, पुअरली कोहेजिव सॉइल। देन लास्ट है आपका कोहेजिव फ्रिक्शनल सॉइल, कोहेजिव फ्रिक्शनल सॉइल। देखो कि तीनों टाइप सॉइल के आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या कंडीशन होती है। सिंपल है, पहला हम लिखेंगे कि कोहेजन लेस सॉइल। तो कोहेजन लेस सॉइल में फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स नहीं रहते, इसलिए C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसमें कोहेजन नहीं होता है, डू नॉट हैव द कोहेजन, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या रहेगा, सैंड रहेगा, ठीक है, और ग्रेवल रहेगा। क्योंकि सैंड में और ग्रेवल में कोहेजन बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन जो बिटवीन द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल जो होते हैं वो नहीं रहते इसमें, ठीक है। बस इतने आपको ध्यान रखना है। देन सेकंड है आपका पुअरली कोहेजिव सॉइल, पुअरली कोहेजिव सॉइल, प्योरली कोहेजिव सॉइल, ठीक है। आप सभी को समझ गया अभी कोहेजन लेस क्या है, प्योरली कोहेजिव सॉइल क्या है। देखो कि प्योरली कोहेजिव सॉइल यानी क्या होता है कि ऐसी सॉइल की जिसमें फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर ऑफ द अट्रैक्शन जो होते हैं पार्टिकल्स में वो रहते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि दिस आर द सॉइल विच हैव द कोहेजन, इसमें कोहेजन तो रहता है बट एंगल ऑफ द शेयरिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है 0, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है, देखो स्किप नहीं करना हमको। देखो कि सी रहता है प्रेजेंट कोहेजिव सॉइल में, बट क्या नहीं रहता, एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन करके इसमें 0 रहता है। नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन है इसका जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल कौन से रहेंगे इसके लिए, इसमें एग्जाम्पल रहेंगे सैचुरेटेड क्लेज, ठीक है, सैचुरेटेड क्लेज रहेंगे। देन रहेगा आपका सिल्ट, ठीक है, सिल्ट अनड्रेन कंडीशन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये रहते हैं शेयरिंग जो रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है 0, ठीक है। आ गया समझ में। देन है लास्ट है आपका थर्ड नंबर का कोहेजिव फ्रिक्शनल सॉइल, कोहेजिव फ्रिक्शनल सॉइल, ठीक है। लिख लिया आपने कोहेजिव फ्रिक्शनल सॉइल। तो देखो कि कोहेजिव फ्रिक्शनल सॉइल यानी क्या होता है कि दिस आर द सॉइल इज अ कंपोजिट सॉइल, यानी इसमें क्या होता है सी कोहेजिव रहता है एंड एंगल ऑफ द शेयरिंग रेजिस्टेंस भी रहता है इसमें, यानी दोनों भी कंडीशन रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल रहेगा तो कौन सा रहेगा इसका एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल रहेगा आपका क्लेई सैंड, ठीक है, क्लेई सैंड हो गया आपका। देन है आपका सिल्टी सैंड, ठीक है, कौन सा होगा आपका सिल्टी सैंड रहेगा। देन है लास्ट है आपका सैंडी क्ले, कौन सा रहेगा, सैंडी क्ले रहेगा, ठीक है। क्ले सैंड, क्लेई सैंड है, देन सिल्टी सैंड है, देन सैंडी क्ले है, ठीक है। तो देखो कि समटाइम क्या होता है कि कोहेजिव फ्रिक्शनल जो होता है सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कोहेजिव सॉइल। इसको हम देखो कि जो हमने अभी देखा कि कोहेजिव फ्रिक्शनल जो सॉइल है, कोहेजिव फ्रिक्शनल सॉइल है, जो थर्ड जो टाइप बता रहे थे हम कोहेजिव फ्रिक्शनल सॉइल का, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेजिव सॉइल भी बोलते हैं, कभी कभी कोहेजिव सॉइल भी बोलते हैं, कि जिसमें कोहेजन रहता है। कोहेजन तो रहता है पर क्या नहीं रहता, शेयरिंग रेजिस्टेंस 0 रहता है। देखो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए आपको, ठीक है। बस ये समझ गया आपको, जिसमें सी रहता है वो होगा आपको कोहेजिव सॉइल, बस। देन हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे मोहर सर्कल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मोहर सर्कल क्या होता है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मोहर सर्कल क्या होता है, और इसके इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलेज मैंने अभी नोट किए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो कि आपको मोहर सर्कल का सिर्फ डायग्राम पता रहना चाहिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो बताओ आप एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रहता है, नॉर्मल स्ट्रेस रहता है, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या रहता है, शीयर स्ट्रेस रहता है, ठीक है। आ गया समझ में। आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में नॉर्मल स्ट्रेस गिवन रहता, सपोज आपको दिया है 100, ठीक है, और शीयर स्ट्रेस आपको दिया है सपोज 75। मैं इसको ज्वाइन कर लेता, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया।
देन मैं यहाँ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेता हूँ, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं फेल्यूर, ठीक है। देन मैं क्या कर लेता हूँ कि इससे ऐसे एक टचिंग सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे एक टचिंग सर्कल बना लिया मैंने ऐसा टचिंग सर्कल। फिर मैं ये जो लाइन है मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक ऐसे एक लाइन है इसको एक्सटेंड कर लिया, इसको बोलते हैं फेल्यूर प्लेन, ठीक है। इसको बोलते हैं फेल्यूर प्लेन, ठीक है। देन इसको और इसको मैं कनेक्ट कर लेता, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया, इसको बोलते हैं, जो मैंने कनेक्ट किया इसको बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। माइनर प्रिंसिपल प्लेन, या मैं इसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। देन मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ। देन ये होगी आपकी मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये होगी आपकी मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। बस आपको इतने कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि क्या होता है कि 1 मिनट, हाँ, देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये होगा आपका स्टेज 3, ठीक है। और यहाँ से लेकर पूरे ईस्ट तक, यानी पूरे सर्कल के कॉर्नर तक ये हो गया आपका स्टेज 1, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे दो कंडीशन है, आपको दोनों कंडीशन के आपको फार्मूले पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो कि हम पहला कंडीशन हम देखेंगे कि जो एंगल जो होता है, एंगल हम फाई से मेंशन करते हैं, ठीक है। एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द पोल ऑफ द मोहर सर्कल, ठीक है। यानी एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द पोल ऑफ द मोहर सर्कल, आपने लिख लिया है कंडीशन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द पोल ऑफ द मोहर सर्कल, ठीक है। तो इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा आपका स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट में। तो स्ट्रेस 1 माइनस स्ट्रेस 3 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। देन आपने लिख लिया, ये होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, ये होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। देन हम लिखेंगे शीयर स्ट्रेस के लिए फार्मूला, शीयर स्ट्रेस के लिए फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। शीयर स्ट्रेस के लिए फार्मूला, तो शीयर स्ट्रेस को हम टाउ से मेंशन करते हैं। तो क्या होगा कि स्ट्रेस 1 माइनस स्ट्रेस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है, आ गया ये फार्मूला। देन ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी, एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द पोल ऑफ द मोहर सर्कल, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इजी सेकंड कंडीशन है आपकी, कि द प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जो प्लेन होता है वो एंगल होता है जो इंक्लाइन होता है एट एंगल 45 डिग्री के ऊपर टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो रहता है आपका स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 3 डिवाइडेड बाई 2। देन मैक्सिमम आपका शियर स्ट्रेस होता है वो रहता है आपका स्ट्रेस 1 माइनस स्ट्रेस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। नॉर्मल में प्लस होगा और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 3 डिवाइड बाई 2 ये हो गया आपका नॉर्मल के लिए, और स्ट्रेस 1 माइनस स्ट्रेस 3 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। बस आपको इतने कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बस इतने ही मोहर सर्कल के फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो देखो कि यहाँ पे जो आपको जो डायग्राम दिख रही है वो डायग्राम है आपकी प्लेट लोड टेस्ट की, ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट की ये डायग्राम है, ठीक है। तो देखो कि प्लेट लोड टेस्ट हम क्यों करते हैं, कि देखो कि हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं कि टू डिटरमाइनिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, ठीक है। हमको क्या करना है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी, जो पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वो ये टेस्ट को कंडक्ट करते हैं
प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है एंकर पाइल, ये होगा आपका एंकर पाइल, ये होगा आपका टेस्ट पिल एंकर पाइल। यहाँ पे प्रोवाइड किया है हाइड्रोलिक जैक और यहाँ पे दिया है रेफरेंस मार्क, इज द यहाँ पे गेज लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एंकर गर्डर और उसको बोलते हैं रिएक्शन गर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, प्लीज़ आपको पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। द टेस्ट शुड बी एटलीस्ट 3B और 2.5 मीटर क्लियर फ्रॉम द एंकर फाइल। ठीक है, जो यहाँ पे जो 3B और 2.5 मीटर होता है क्लियर फ्रॉम द एंकर फाइल। ठीक है, और ये जो एक खासियत है इस टेस्ट की, प्लेट लोड टेस्ट की एक खासियत है, ये जो टेस्ट है ना वो टेस्ट वो डिफरेंट सॉइल पे किया जाता है। ये टेस्ट है ये डिफरेंट सॉइल पे किया जाता है। जैसे कि पहला हम करेंगे सैंडी सॉइल के ऊपर, सैंडी सॉइल के ऊपर ये टेस्ट करते हैं पहले, देन और क्या करते हैं 1 मंथ के बाद क्या करते हैं सिल्ट एंड सॉफ्ट क्ले के ऊपर क्या करते हैं टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, सॉफ्ट क्ले के ऊपर टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आ गया ध्यान में। देखो कि डिफरेंट मंथ में डिफरेंट ड्यूरेशन में टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है एंड डिफरेंट सॉइल के ऊपर। ठीक है, बाद में इसकी रीडिंग भी ली जाती है। तो देखो कि जितना इसका सेटलमेंट होगा वो रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ पे 3 डायल गेजेस लगे होते हैं, इस डायग्राम में दोनों भी दिखाई दिए। ठीक है, 3 डायल गेजेस यहाँ पे क्या करते हैं लगे हुए होते हैं, उससे सेटलमेंट रिकॉर्ड करते हैं कितना वो सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे देखो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ईच स्टेज ऑफ द लोडिंग इज मेंटेन टिल द रेट ऑफ मोमेंट। आप ध्यान से सुनिए कि ईच स्टेज जो होता है, ईच स्टेज यानी सभी स्टेज के लिए, लोडिंग के सभी स्टेज के लिए इज मेंटेन टिल द रेट ऑफ मोमेंट ऑफ पाइल। जो मोमेंट जो होता है रेट ऑफ द पाइल टॉप इज मोर देन 0.1 mm पर आर। ठीक है, 1 mm पर आर इन सैंडी सॉइल, ये होता है सैंडी सॉइल में। ठीक है, सैंडी सॉइल में इसका मोमेंट होता है पाइल का, और ठीक है, एंड 0.02 mm पर आर होता है इन केस ऑफ क्ले सॉइल, इन केस ऑफ क्ले सॉइल में होता है, और मैक्सिमम 2 आवर्स भी लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 आवर्स भी लगते हैं इसमें। ठीक है, बस आपको इतने पता रखना है, ध्यान में रखना है कि जो ईच स्टेज जो होता है लोडिंग का, जो लोडिंग आता है जो मेंटेन करता है टिल द रेट ऑफ द मोमेंट ऑफ पाइल। ठीक है, वो होता है 0.01 mm पर आर होता है सैंडी में, सैंडी सॉइल में, और 0.02 mm पर आर होता है वो क्ले सॉइल और सिल्ट में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है नेट सेटलमेंट का, कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है नेट सेटलमेंट का फार्मूला। तो नेट सेटलमेंट को हम मेंशन करते हैं SN से, और इसको बोलते हैं ST माइनस SE। तो व्हाट इज़ द ST एंड व्हाट इज़ द SE? ठीक है, ST को हम बोलते हैं टोटल सेटलमेंट और ग्रॉस सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, देन SE को बोलते हैं हम इलास्टिक सेटलमेंट इसको हम बोलते हैं। बस आपको इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है, और कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोवाइड किए, प्लीज़ आप वो देख लीजिए। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट यानी दो पॉइंट्स मैंने आपको 2 या 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सबसे लास्ट पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड टेस्ट। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिलेबस का है। ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट देखो। ठीक है, तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो देखो कि द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज कॉमनली यूज इन सिटू टेस्ट। इन सिटू टेस्ट, ये जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है ये टेस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इन सिटू टेस्ट के लिए। ठीक है, आपने पॉइंट लिख लिया। देन सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट कौन सा है कि स्पेशली फॉर द कोहेजनलेस सॉइल विच कैन नॉट बी इजीली सैम्पल्ड। ये जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है ये स्पेशली हम करते हैं कोहेजनलेस सॉइल के लिए। देखो पॉइंट ध्यान में रखो कि किस लिए करते हैं, कोहेजनलेस सॉइल के लिए करते हैं कि जिसका कोहेजन क्या होता है, जीरो होता है, वो क्या रहता है, सैंड रहता है, ठीक है, सैंड और ग्रेवल रहता है, ठीक है। पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो हमको सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, किसके लिए करते हैं, कोहेजनलेस सॉइल के लिए करते हैं कि विच कैन नॉट बी इजीली सैंपल, वो सैंपल उसका बन नहीं पाता, ठीक है, बस आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। देन आपका थर्ड पॉइंट है कि द टेस्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी। इस टेस्ट से हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं एंड एंगल, 1 मिनट, हाँ, और क्या निकालते हैं, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस हम इस पे निकालते, इसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इट इज़ ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन दी अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजन सॉइल, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजन सॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजन सॉइल, ठीक है, आपने लिख लिया। कि नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड, यानी ये जो पॉइंट है तो क्या वो बोला, इस पॉइंट में क्या वो बोला है कि इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कोहेजन सॉइल, ठीक है, आ गया समझ में। देन देखो कि जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो हम कंडक्ट करते हैं वो हम कंडक्ट करते हैं स्पेशली बोर होल के लिए, बोर होल के लिए हम इसको कंडक्ट करते हैं। तो इसमें देखो कि जैसे कि स्टैंडर्ड स्प्लिट होता है, स्पून सैम्पलर, उसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्प्लिट और स्पून सैम्पलर यूज़ करते हैं हम बोर होल में। देखो स्टैंडर्ड टेस्ट बोर होल में भी कंडक्ट की जाती है, ठीक है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो सैम्पलर होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया कि बोर होल में इसको कंडक्ट करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को, उसमें हम स्टैंडर्ड स्प्लिट लेते हैं, स्पून सैम्पलर लेते हैं का स्प्लिट और स्पून सैम्पलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सैम्पलर होता है वो क्या करते हैं, हम ड्रिवन करते हैं सॉइल में, ठीक है, ड्रिवन करते हैं हम सॉइल में। तो ड्रिवन करते समय में जो हम हैमर यूज़ करते हैं, उस पर जो हम ड्रॉप हैमर जो यूज़ करते हैं उसका जो वेट होता है वो होता है 63.5 kg का, 63.5 kg का, 63.5 kg का हम क्या करते हैं, हैमर जो होता है वो उसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है। देन और जो वो हैमर होता है वो हम फॉल करते हैं फ्रॉम द हाइट 750 mm के हाइट से हम क्या करते हैं, फॉल करते हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ दी 30 ब्लोज पर मिनट, 30 ब्लोज होने चाहिए पर मिनट के लिए। बस इतना ही इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे और देखो कि एक पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट है कि द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन जो टेस्ट है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन जो टेस्ट है वो इक्वल्स टू होती है द नंबर ऑफ ब्लोज, आप अच्छे से लिख लीजिए, द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर 300 mm, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर 300 mm ऑफ द पेनिट्रेशन। और ए सीटिंग, यहाँ पे लास्ट है, ए सीटिंग ड्राइव ऑफ 150 mm, ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा इस पॉइंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में देखो कि सबसे सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि क्या देखा कि ये जो टेस्ट है वो कॉमनली यूज़ की जाती है इन सीटू टेस्ट के लिए, बस आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। देन हम इसको यूज़ करते हैं कोहेजनलेस सॉइल के लिए, हम इसको यूज़ करते हैं जिसका कोहेजन 0 होता है, एग्जाम्पल सैंड और ग्रेवल, ख़त्म। देन लास्ट पॉइंट है आपका कि हम इसको यूज़ करते हैं, इस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को हम यूज़ करते हैं रिलेटिव डेंसिटी को निकालने के लिए, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी और एंगल ऑफ द शेयरिंग रेजिस्टेंस, जैसे उसको बोलते हैं फाई बोलते हैं, ठीक है, आ गया ध्यान में। और लास्ट जो पॉइंट है आपका वो हम अनकन्फाइंड
अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल को निकालते हैं। ठीक है, मैं इसके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो कि जो अभी जो रिमेनिंग जो पोर्शंस है, रिमेनिंग जो सिलेबस है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता। ठीक है, ये आपका सिलेबस होगा। और देखो कि पीडब्ल्यूडी ने हमें सिलेबस नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें बोला है कि सॉइल मैकेनिक्स है। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स का आपका सब्जेक्ट है, तो सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो देखो कि हमारे पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है, तो हम सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, एसएससी जेई का सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो एसएससी जेई के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमारा जो देखो कि जो यहाँ पे शेडेड जो पोर्शंस है वो हमारा अभी हो गया है। ठीक है, ट्यूटोरियल 1, 2 और ये ट्यूटोरियल 3 है। ठीक है, और जो पीडब्ल्यूडी में का जो पेपर हमने वहाँ पे में कुछ पोर्शन मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपके जो शेडेड पोर्शन है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शंस है वो मैं कल ट्यूटोरियल नंबर 4 में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पे आपका जियो टेक्निकल एंड सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस आपका यहाँ पे एंड होता है। और आप प्लीज़ ट्यूटोरियल 4 में होगा। ठीक है, एंड और आप प्लीज़ नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन सा लेना है प्लीज़ वो आप कमेंट करके बताइए, और वो उस पर हम ट्यूटोरियल लेंगे। ठीक है, और जो भी कुछ नए स्टूडेंट्स है, जो भी कुछ नए विजिटर्स है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, रेड बटन पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देन आपको नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करोगे तभी आपको हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल नंबर 4 में। ठीक है।